रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इस लेसन के जो न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे, तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने 16 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और इस समय फ़िलहाल हम लोग जो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लगाते हैं, उनको पढ़ते हैं हम। आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला और पूरे में 17 नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा हुआ है दो पतले लेंस संपर्क में हैं। दो पतले लेंस हैं, दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, दो लेंसेस कॉम्बिनेशन बनाया गया है, दो लेंसेस का, एक ये होगा और एक ये लेंस होगा। मुझे नहीं पता दोनों लेंसेज में दोनों लेंस उत्तल हैं कि दोनों अवतल हैं या एक उत्तल एक अवतल है। आज ऐसा कुछ जिक्र किया नहीं न्यूमेरिकल में, इन्होंने नहीं बताया कुछ भी कि पहला उत्तल है कि दोनों उत्तल हैं कि दोनों अवतल हैं या पहला उत्तल दूसरा अवतल है। ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। बस इन्होंने इतना बताया कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं एक लेंस की फोकस दूरी उन्होंने दी है, तो f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन, संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन, पूरा ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, इसकी फोकस दूरी दी गई है। आपको याद है कल आपने 3-4 न्यूमेरिकल इस टाइप के लगाए हैं। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को किससे लिखा जाता है? कैपिटल F से। तो कैपिटल F की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जो दूसरा लेंस वहां पे लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। तो लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद है। संयोग की फोकस दूरी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, संयोग की फोकस दूरी, संयोग की फोकस दूरी कैपिटल F के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इस पे वैल्यू अप्लाई करेंगे। F की जगह पर 15, 1/f1, f1 की जगह पर 30, 1/f2, क्योंकि f2 हमें मालूम करना है। इसको आप इधर ले आइए, 1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। ये आप इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 15 और 30, इनमें एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 15 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 1। 30 से 30 को भाग देंगे, एक बार आएगा, 1 का गुणा 1 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/30। 2 माइनस 1, 1 बचेगा, 1/30। ये 1/f2 की वैल्यू है 1/30। आप चाहे तो क्रॉस गुणा कर लें, आप चाहें तो इसको इन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से f2 की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसका मतलब जो दूसरा लेंस है उस दूसरे लेंस की फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। इसमें हम देख रहे हैं इसका आंसर 30 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ में आया आपको? तो जब इस तरीके का देखो, इसमें ये जो न्यूमेरिकल आपने लगाया है, इसको एक बार एनालाइज करके अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन तो है, बट वी डोंट नो कि पहला लेंस कौन सा है, दूसरा लेंस कौन सा है। इसका कोई जरा सा भी जिक्र क्वेश्चन पे नहीं किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन पर जो पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 और कॉम्बिनेशन की फोकस लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ, वो हम कैपिटल F से लिखेंगे और सिंपली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करेंगे। अगर इनमें से कोई अवतल होना होगा या कुछ होगा तो उसका निशान सहित खुद आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर फिलहाल आप एक चीज देखिए, इस दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी भी कैसी आई हुई है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों ही लेंस कैसे हैं? उत्तल लेंस से लगे हुए हैं। ठीक है ना? ओके, 18th नंबर पे आइए। बिल्कुल इसी तरह का न्यूमेरिकल है। एक ये लगाया है, एक और लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी। लेकिन संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। संपर्क में दो पतले लेंस रखे हैं, उसके संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है।
अब आप समझ भी रहे हैं, संयोजन की फोकस दूरी बताइए किससे लिखें, कैपिटल एफ लिखें, F1 लिखें कि F2 लिख लें, कैपिटल एफ। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन is represented by capital letter F and F is equal to 40 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जो दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपको ये पता लगाना है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, सेम यही चीज इसमें भी दिया जा रहा था, है ना, और इसमें भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो संयोग की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए संयोग की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए संयोग की फोकस दूरी कैपिटल एफ के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f, f की जगह पर 40 लिखेंगे, f1 की जगह पर 20 और f2 हमें मालूम करना है। फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आप इधर ले आइएगा तो आपको 1/f2 मिल जाएगा 1/40 माइनस 1/20। 40 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2। 1/f2 इज इक्वल टू माइनस 1/40, देन f2 इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो दूसरे लेंस की फोकस दूरी पूछी जा रही है वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी आएगी माइनस 40 सेंटीमीटर। मतलब अब साफ है और आप भी अब समझने लगे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस कौन सा लगा हुआ है, अवतल, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव आई है तो फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। देखिए माइनस 40 आने का मतलब ये होता है कि फोकस दूरी माइनस 40 है, दूरी माइनस में नहीं लिखते ना हम, तो आप तो पहले से पता है। तो माइनस 40 जब भी आता है इट मीन्स कि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो माइनस का क्या बताता है, माइनस हमको लेंस का नेचर बताता है, एट वेदर द लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये हमको उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। तो फोकस दूरी तो 40 सेंटीमीटर है। कोई पूछेगा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाया आपने सेकंड वाला, सो आई हैव पुट द लेंस विच हैज द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर ओनली। नेचर पूछे जाने पर आप बताएंगे कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन नेचर बताता है और उसका कोई मतलब नहीं है। फोकस दूरी में अगर लगा हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव बहुत जगह आ सकता है, नेगेटिव यू के सामने भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सामने आ सकता है, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस के सामने आ सकता है, पर हर जगह नेगेटिव नेचर बताएगा ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव आएगा तो केवल ये नेचर बताएगा लेंस का। यू के साथ अगर नेगेटिव आता है तो ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ है, लेंस के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। दूसरा, अगर इमेज डिस्टेंस के साथ नेगेटिव आता है तो वो आपको बताएगा कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे बन रही है या लेफ्ट साइड पे बन रही है। बस फोकल लेंथ के साथ अगर नेगेटिव आता है देन इट विल गिव द नेचर ऑफ दैट लेंस, वो आपको नेचर देगा। उससे इमेज के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसा कोई नॉलेज नहीं मिलेगा आपको फिलहाल। तो ये 18th नंबर न्यूमेरिकल हमने किया, आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए और लगाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया है, लिखा है 1.5 अपवर्तनांक के समतल उत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना हुआ है और जो लेंस है वो एक समतल उत्तल लेंस है, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे ये बना रहेगा समतल उत्तल लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। समतल उत्तल लेंस में एक पृष्ठ इसका प्लेन होता है और दूसरा वक्र पृष्ठ रहेगा। तो वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की क्षमता आपको मालूम करने की पावर कितनी होगी आखिरकार। नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है। अपवर्तनांक इसके पदार्थ का, अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे, म्यू जी ए, दैट इज 1.5। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए एक पृष्ठ इसका प्लेन है, दूसरा कर्वेचर पे है, तो जो प्लेन सरफेस है
उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? इन्फिनिटी। जो दूसरी सरफेस जो कि वक्राकार है, इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी रेडियस नापी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हम इसको -10 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस लेंस की क्षमता ज्ञात करिए, आपको पावर पता लगानी है लेंस की। अब पावर के लिए हम चाहें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए, फिर पावर आसानी से निकल आएगी। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, पर ये याद रखिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट सरफेस जो होगी प्लेन रहेगी और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। और ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू जी ए माइनस 1, म्यू जी ए 1.5 है, 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा और 0.5 का मतलब होता है हाफ, 1/2। 1/r1 इन्फिनिटी माइनस 1/r2 -10। 1/f is equal to 1/2, 1/infinity will become 0, माइनस एंड माइनस प्लस, तो यहां पर ये क्या बच गया? 1/10, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। अब 0 में 1/10 जोड़ोगे तो 1/10 ही तो आएगा। और इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 1/f की वैल्यू आ गई 1/20। 1 का गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा 10 से कर देंगे, इस तरीके से f की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी समतल उत्तल लेंस की आ गई 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो पावर तक पहुंचना है, उसकी क्षमता बतानी है, इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी हमारे पास सेंटीमीटर में है, इसलिए हम क्षमता के लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो 100/f यूज कर लेंगे, बिकॉज वी हैव f इन सेंटीमीटर। 100 में f से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। f कितना है? 20। 20 लिखोगे, 20 से 100 को भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 डाइऑप्टर और +5 डाइऑप्टर। देखो उत्तल फैमिली का है ना, ये कॉन्वेक्स फैमिली का लेंस है, और कॉन्वेक्स फैमिली के हर लेंस की फोकस दूरी और उसकी पावर कैसी आनी चाहिए? प्लस आ रही है। कॉनकेव फैमिली का कोई लेंस होगा, फिर उसकी फोकल लेंथ और पावर कैसी हो जाएगी? तब माइनस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। आज समझ में आया आपको ये? तो पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए बड़े आराम से, और उसके बाद पावर तक पहुंच सकते हैं आप। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो पावर के लिए 100/f लगा लीजिए, फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर के लिए 1/f लगा लीजिए, ठीक रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है ना समझ में? अभी देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस का आप सोचोगे बड़े आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आपका, और हर एक चीज को ना बड़ी गहराई से समझना है, बड़ी डीपली समझना है उसको। और इसीलिए मैं हर एक चीज लिख के देखो आपको दिखाता हूं कि इसके बारे में जिक्र नहीं है, पर मैं लिख रहा हूं उसको आप देखिए गौर से, आगे ये सब चीजें काम में आएंगी आपके, ठीक है। चलिए 20 नंबर, लेकिन डरिए नहीं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस का बढ़ेगा ना, आपके दिमाग में डिफिकल्टी लेवल कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बहुत इजी रहेगा सब कुछ। 20 नंबर पे आते हैं। कांच जिसका आप उतराएंगे 1.5 है, होगा कुछ बनाया गया उसका, देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसका एक समतल अवतल लेंस बनाया गया आज, समतल उत्तल नहीं, समतल अवतल लेंस। किस तरीके का इसकी बनावट रहेगी? एक सरफेस प्लेन रहेगी और दूसरी सरफेस कॉनकेव सरफेस रहेगी। अवतल लेंस है ना, कॉनकेव सरफेस यानी कि दबा हुआ तल करना है मुझे, ऐसा लेंस होगा इस तरीके से। ये समतल अवतल लेंस है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। लेंस की पूरी फैमिली के बारे में आपको समझाया गया है, सब कुछ बताया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो समतल अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इसका भी एक पृष्ठ कैसा है? समतल, और एक पृष्ठ कैसा है? वक्राकार, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, इस तरीके से,
एक समतल है, दूसरा वक्राकार बना हुआ है। तो जो वक्र पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर आपको दी गई है। क्यों? समतल वाले की क्यों नहीं दी गई? सब लोगों को पता है कि समतल वाले की तो इन्फिनिटी आएगी ना, इसलिए उसको देख के क्या करेंगे, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसमें समतल उत्तल लेंस है, उसमें समतल अवतल लेंस है, और ये डिफरेंस कहां पर आएगा उसको देखिए। अपवर्तनांक दिया गया है म्यू जी ए, इट इज इक्वल टू 1.5। इसमें जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दी गई है 50 सेंटीमीटर। अब इस 50 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, R2 का मान प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें? माइनस में लिखा जाए, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? माइनस। अरे यार आप ये भी तो देखो बउआ, ये ऐसे है और इसकी वक्रता त्रिज्या अगर नापनी पड़े तो हमको राइट साइड में नापनी पड़ेगी, और अगर इधर की तरफ नापनी पड़ेगी तो फिर इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी लेंगे आप? प्लस। माइनस क्यों लेंगे भाई? आप इसको देख के मत, इसको देखकर इसके प्रवाह में मत जाइए। आप ध्यान दीजिए, इसमें जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको लेफ्ट साइड में मेजर करना पड़ रहा है, पर इसका जो कर्वेचर है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको राइट साइड में मेजर करना पड़ रहा है, और राइट साइड की ओर नापी गई सारी के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये और टू पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बताएं समझ आया कि नहीं आएगी? अब यहां एक छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकता था। अभी आप बड़ा आसानी से अब आप लगा सकते हो। तो पावर हमको पता लगानी है, पावर P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला उत्तल लेंस के लिए लगाते हैं या अवतल लेंस के लिए लगाते हैं? बताइए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला उत्तल लेंस के लिए एप्लीकेबल है कि अवतल लेंस के लिए है? दोनों के लिए है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लेंस के लिए है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको उत्तल लेंस में यूज कर रहे हैं या अवतल लेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आप भूलिएगा नहीं। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू जी ए 1.5 माइनस 1.5 बचेगा, 0.5 का मतलब 1/2। समझ जाते हैं ना ये चीज अब? ओके, 1/r1 माइनस 1/r2, ये प्लस में ही रहेगा। अब 1/f इज इक्वल टू 1/2, 1/∞ तो 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस 1/50। 1/f इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस तो रहेगा, और 2 50 कितना हो जाएगा? 2 बार 50 100 हो जाएगा। इस तरीके से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये लेंस की फोकस दूरी आ गई। और अभी आप देखिए कि ये लेंस कौन सा था? अवतल लेंस है ना, समतल अवतल लेंस है। तो ये कॉन्केव फैमिली का लेंस है, और अगर ये कॉन्केव फैमिली का लेंस है तो इसका फोकल लेंथ और इसका पावर दोनों ही कैसे आने चाहिए? और झलक रहा है, दिख रहा है आपको? झलक रहा है ना, मतलब दिख रहा है आपको कि माइनस आने लगा। ये तो अभी पावर भी निगेटिव आएगी इसकी। अब पावर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। इफ f इन सेंटीमीटर, तो f की जगह 100 लिखोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 डायोप्टर। और वैसे भी आपने डेफिनेशन लिखी हुई थी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी आई है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी मीन्स 1 मीटर। तो ये जो लेंस की बात हो रही है ना, ये 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस है, और अगर ये 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस है ना, तो इसकी क्षमता 1 डायोप्टर आएगी। फिर तो आ रही है, नहीं समझ में आया? आ रहा है। तो जब न्यूमेरिकल भी लगाइए ना, तो उसको अपने पुराने नॉलेज से जोड़ के लगाइए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एक बार लगाने के बाद आप भूलेंगे नहीं उसको कभी भी, ठीक है ना। आप प्लीज इससे नोट करिए, आगे के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, बड़े अच्छे से हैं। अगला न्यूमेरिकल है, हम लोग 21 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब
न्यूमेरिकल जिस तरीके के अभी तक सॉल्व किए ना वैसा नहीं है, थोड़ा सा बदल दिया आप, थोड़ा सा पैटर्न न्यूमेरिकल में चेंज आ गया है। और इसको देखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, एक एक बात जहाँ ना समझ में आए आप हमें बता दीजिएगा। क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूँ ताकि आइडिया मिले कि क्वेश्चन आखिरकार है क्या। लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, के गोले पर प्रकाश की समांतर किरण पुंज टकराती है। 40 सेंटीमीटर व्यास का कांच का पूरा एक गोला बना हुआ है। जैसे आप कंचा देखते हैं ना, मार्बल आप खेलते हैं, कंचा होता है पूरा ग्लास का, इतना छोटा बना रहता है। आप इमेजिन करिए कि वो बड़ा सा है थोड़ा, उसका जो व्यास है ग्लास के गोले का वो 40 सेंटीमीटर के व्यास है, 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। इतना बड़ा गोला कांच का पूरा बना है, अंदर खोखला ओखला नहीं है, पूरा ग्लास है अंदर बिल्कुल। बस कंचे को आप थोड़ा सा इमेजिन करिए और उस पर एक समांतर किरण पुंज आकर टकराती है, ऐसे समांतर। गोले के दूसरी ओर यह कहां पर केंद्रित होगी? गोले के दूसरी तरफ जाकर भाई टकराएगी गोले पर, उसमें अपवर्तन होगा, जो कुछ भी उसमें होगा अपवर्तन वगैरह होने के बाद उस गोले के दूसरी ओर कहां पर वो केंद्रित होगी, मतलब कहां पर वो मिलेगी जाकर मुख्य अक्ष को, ये आपको पता लगाना है। दूसरी, किरण आरेख भी खींचिए, किरण आरेख भी उसका बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीजें, क्योंकि अभी इस प्रकार का पहला क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, बाकी इजी बहुत है। अब मैं बनाता हूं फिगर भी और आप ध्यान से सभी लोग देखिएगा। ये इस पे हम एक पहले तो गोला बना लेते हैं। ये हमने एक गोला बना लिया, थोड़ा सा ऐसा वैसा हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमने एक गोला बना लिया, इसका पूरा डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है और यहाँ पूरा ना ये पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? एयर है, इसके भीतर पूरा क्या भरा हुआ है? ग्लास भरा हुआ है। फिर बाहर यहाँ पर कौन है? फिर एयर है। और इसमें ना हम मुख्य अक्ष वगैरह बना लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। ये हमने एक लाइन बना ली, ये आप समझ लीजिए इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी, सेंटर से जाती हुई। ये उसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो यहां से और पूरा यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? आप देखिए 40 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये पूरा व्यास है और ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। व्यास यही तो होता है ना। और अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम पूछेंगे, सेंटर तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 20 सेंटीमीटर आएगी। और इधर वाली आधी भी कितनी आएगी? ये भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है और व्यास 40 सेंटीमीटर है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक। अब हमने क्या करना है, एक किरण पुंज लाना है प्रकाश का, वो भी समांतर किरण पुंज आना चाहिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल ले आइए। अब देखो बड़ा इजी है बेटा, ये हम एक पैरेलल लाइट रे लेकर आए। अपवर्तन आपने पढ़ा है, कोई उसमें ये नहीं है कि आपको दोबारा बताने की आवश्यकता है। अब यहां पर जैसे ही वो, अब देखिए एयर से ग्लास के अंदर जाना चाहती है, अगर एयर से ग्लास के अंदर जाना चाहती है तो यहां पर उस प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। अपवर्तन होके वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब कहां है? किसी भी, अब आप याद करिए थोड़ा सा, जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी उस समय एक बात बताई जाती थी कि किसी भी गोलीय पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर अभिलंब बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देना चाहिए। याद आया आपको? तो अगर यहां पर एक अभिलंब आपको चाहिए तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दीजिए। ये अभिलंब का काम करेगी लाइन। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने मिला दिया तो ये नॉर्मल बन जाएगी। अब बताइए, इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है ना। अच्छा, अब ये प्रकाश किरण के जाने का रास्ता तो भैया ये है, देखो, लेकिन क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकना चाहिए कि अभिलंब से दूर हटना चाहिए?
अभिलंब की ओर झुकना चाहिए। अब ऐसे जा रही है और अभिलंब की ओर झुकना है इसको, तो ऐसा नीचे की तरफ आएगी या और थोड़ा ऊपर उठ जाएगी? ऐसा नीचे की तरफ आएगी तभी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो वो थोड़ा सा ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है भाई। ये इस तरह से ऐसे जाने लगती है, ऐसे। अब अगर ये सरफेस देखो, ये ऐसे जाने लग गई, अभिलंब की ओर झुकी और ऐसे जाने लग गई। अगर ये दूसरी सरफेस ना मिलती इसको, दूसरी सरफेस अगर नहीं मिलती इसको, तो ये सीधे जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काटती और ये इसकी इमेज बनती, पर बनी नहीं है। और ये कब होता? अगर ये वाली सरफेस ना होती तो पूरा यहां पर ग्लास ही ग्लास भरा रहता, तो फिर ये सीधे इस रास्ते में चल पड़ी थी, और चल पड़ी थी तो ऐसे ही चली जाती सीधे, यहां पर जाकर मिलती। पर ये हुआ नहीं होगा। हुआ क्या होगा? तो फिर हुआ तो ये होगा कि एक बार प्रकाश किरण फिर से यहां पर देखो इंटरफेस पर पड़ी, यहां पूरा ग्लास है और इसके बाहर कौन है? फिर से एयर है। इसका मतलब प्रकाश किरण का एक बार यहां पर भी अपवर्तन होगा, समझ रहे ना? क्योंकि इसके अंदर कांच है और उसके पूरा बाहर क्या आ जाएगी? वायु। तो एक बार प्रकाश किरण का रिफ्रैक्शन यहां पर भी कराना पड़ेगा आपको। तो ये सीधे जाकर आई डैश पर मिलती है। ऐसा कब होता? जब गोले की ये सेकंड वाली सरफेस यहां पर मौजूद ना होती, तब ऐसा होता। लेकिन ये तो मौजूद है, तो ऐसा हुआ नहीं होगा फिर तो हम इसको डॉटेड बना लेते हैं, क्योंकि ये हुआ नहीं होगा। पर हमारा आकलन है, हमारा आंकड़ा है कि ये वहां पर जाती, अगर ये सेकंड सरफेस ना होती, पूरा ग्लास भरा होता तो। खैर, अब यहां पर आ गई है, एक बार फिर से वो कांच से हवा में जाना चाहती है, माध्यम बदल रहा है, इसलिए उसका रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी और या अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? यहां पर सघन से विरल में जा रही है, कांच से निकल के हवा में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो कहां है अभिलंब? बनाइए। इस पॉइंट पर हमको एक अभिलंब चाहिए। बताइए, किसी गोलीय सरफेस पर अभिलंब बनाना है, कैसे बनाया जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे मिला देते हैं हम इसको, ठीक है? ये देखिए, ये हमने मिला दिया ऐसे। तो ये एक नॉर्मल एन है और ये एक नॉर्मल एन डैश है। ये नॉर्मल इस पॉइंट पर है, ये वाला नॉर्मल इस पॉइंट पर है। अब किरण ऐसे जा रही है और आप बोल रहे हैं कि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब ऐसे जा रही है बेटा, और इसको अभिलंब से दूर भी हटना है, तो अभिलंब ये है और ऐसे इसका रास्ता है, इसको अभिलंब से दूर भी हटना है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़े कि थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ दें? नीचे की तरफ। वो ऊपर की तरफ अगर मोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता ये अभिलंब की ओर चली जाएगी? ये किरण है, ये अभिलंब है, अगर हम ऐसा मोड़ देंगे तो ये अभिलंब के नजदीक नहीं आ जाएगी, इसको तो अभिलंब से दूर हटना है ना, तो किस तरफ मुड़ेगी फिर? ये नीचे की तरफ मुड़ेगी और ये अपना रास्ता बदल करके ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी और फाइनली ये प्रकाश की किरण यहां पर आकर के पड़ेगी और ये उसकी फाइनल इमेज बनेगी। कहां पर केंद्रित होंगी प्रकाश की किरणें? तो यहां पर केंद्रित होंगी प्रकाश की किरणें, ठीक है ना? जो समांतर किरण पुंज आया है वो यहां पर सेंटर्ड होगा। फाइनली ये इमेज बनेगी जाकर के, आई डैश पर नहीं बनेगी। समझ में आया? अब एक चीज और बताइए, किरणें कैसी आ रही थी? समांतर। क्या हम कह सकते हैं कि वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। तो वस्तु कहां पर है? अनंत पर। और ये बाईं ओर है तो माइनस इन्फिनिटी ले लिया। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहला सरफेस कहां बना रहा था? आई डैश पर। लेकिन रास्ते में दूसरा सरफेस मिल गया जिसने प्रतिबिंब कहां पर बनाया? आई पर। तो अब याद रखिएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए दोनों सरफेस पर बारी बारी से हम अपवर्तन का नियम लगाएंगे। देखिए, प्रथम पृष्ठ पर सबसे पहले
प्रथम गोलीय पृष्ठ पर, थोड़ा गौर से देखिएगा, हम पहली सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा। पहली सरफेस की जब बात करेंगे तो सेकंड सरफेस को आप ध्यान नहीं देंगे, इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप केवल इसको देखेंगे। फर्स्ट सरफेस के लिए मुझे यह बताइए वस्तु कहां पर है? माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, हम क्या क्या निकालेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। हम यहां पर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को लगाना पड़ेगा हमको, और गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझे। तो मुझे कई चीजें चाहिए, मुझे n चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, r चाहिए, 4 चीजें मुझे चाहिए। उसमें से u तो हमने बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, n कितना होगा? n या म्यू लिखा था ना आपने अपवर्तनांक के लिए, तो आप n की जगह म्यू नोट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम म्यू भी यूज करते हैं। तो अपवर्तनांक कितना होगा, क्या लेना चाहिए मुझे म्यू की जगह पर? पहले सरफेस की बात करिए, यहां पर ही सबसे बड़ा कैच है, और आप ध्यान से इसको देख लीजिए। जो पहली सरफेस है इसमें प्रकाश किरण देखिए जा कहां से कहां रही है? वायु से कांच में जा रही है। तो अपवर्तनांक किसका? कांच का। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो याद रख लीजिए, यहां पर आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेना है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है कितना? 1.5। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ना इस पे, आपको नहीं समझ में आया? आ रहा है? तो पहले सरफेस पर जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में जा रही है, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेना है, म्यू जी ए लेना है, और उसकी वैल्यू 1.5 है। तो म्यू हो गया, यू हो गया, आर के बारे में बात करिए। आर कितना है? रेडियस, व्यास 40 है, रेडियस कितनी है? प्लस लेना है कि माइनस लेना है? पहली सरफेस की बात कर रहे हैं ना, ये वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ नापा जाएगा? अगर ये पोल है तो इसका ऐसे है और ये ध्रुव है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ नापेंगे आप, ऐसा है ना। तो ऐसे ही बनेगा, इधर की तरफ हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नापेंगे, राइट साइड पे नाप रहे हैं, प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लेना है आपको? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लेना है और 20 सेंटीमीटर लेना है। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां से अब हमको एक चीज बची, प्रतिबिंब की दूरी। तो क्योंकि हम यहां से सब कुछ देख रहे हैं, तो पहले सरफेस के लिए प्रतिबिंब कौन है? आई डैश है कि आई है? पहली सरफेस के लिए इमेज बताइए मुझे। आई डैश है। अगर ये ना होती तो इमेज सीधे आई डैश पर बनती जा करके। तो यहां से इमेज का डिस्टेंस लेना है, और वो डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए, आई डैश उसको माना है, हम वी डैश मान ले रहे हैं कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मान लिया हमने? वी डैश। अब आप बताएं इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये वी डैश कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? आंसर है इस पॉइंट से लेकर के आई डैश तक का टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि आपने सारी दुनिया सारा का सारा कैलकुलेशन इस प्रश्न से कर रहे हो, तो प्रतिबिंब भी इसी प्रश्न से दूरी निकल के आएगी, तो वो वी डैश हमने मान लिया। और अब सारी चीजें मालूम है, कैलकुलेशन करना बाकी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। म्यू 1.5, v की जगह पर क्या करेंगे? v डैश लिखेंगे, माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी, 1.5 माइनस 1 कर देंगे तो ये 0.5/r की जगह पर प्लस 20। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके v डैश की वैल्यू निकालिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/∞ क्या बन जाएगा? 0। तो इसका काम खत्म। ये इसका दशमलव हटाइए, ये 0 आप यहां बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर बचा क्या, पहले नोट कर लेते हैं। अच्छा, 1.5 बटे वी डैश बराबर 5/200।
अब इसका दशमलव हटाओ, यहां एक जीरो बढ़ा दो, फिर इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर 5 तियां 15 कर दो और क्रॉस गुणा अगर कर दोगे तो v डैश की वैल्यू मिलेगी 20 तियां 60 सेंटीमीटर, ये v डैश का मान मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, वो आप करना जानते हो। ये जीरो हो जाएगा, इसका दशमलव हटा के जीरो बढ़ाया, अगर ना बढ़ाते तो हम इसका दशमलव इसके दशमलव से कैंसिल ही कर देते, लेकिन अब कर दिया था तो कर दिया था। फिर दशमलव उठा के जीरो बढ़ाया, फिर जीरो जीरो काटा, 5 तियां 15 और 3 गुणा 20 बराबर 60। तो v डैश का मान कितना आ गया देखो, और प्लस आया कि माइनस? प्लस। इसका मतलब डिस्टेंस किस तरफ है? दाहिनी तरफ है। और देखो कैलकुलेशन भी दाहिनी तरफ बता रहा है, फिगर भी दाहिनी तरफ दे रहा है आपको, है ना। तो पहले सरफेस से आई डैश कितनी दूर बना जा करके? 60 सेंटीमीटर। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर ना, समझ आ रहा है? अच्छा, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, उसमें से ये डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो फिर ये डिस्टेंस कितना बचा? हाँ जी, 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? इतना आ गया सबको? ठीक। अब हमको तो फाइनल इमेज बतानी है कहां लगेगा। अब देखो, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? आई डैश पर दूसरी सरफेस ने आई डैश की इमेज को खींचकर कहां पर कर दिया? आई पर। तो अब दूसरे पृष्ठ पर हम यही फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर, द्वितीय गोलीय पृष्ठ की अब बात करिए। अब फर्स्ट सरफेस को भूल जाइए, दूसरा गोलीय पृष्ठ ये आपका है। इसकी अगर चर्चा करेंगे तो क्या मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यही चीजें फिर से मुझे पता लगानी है कि क्या होंगी। u के बारे में बात करिए। u यानी कि वस्तु की दूरी। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन करेगा? आई डैश। अब आप समझ रहे हैं, जब हमने थ्योरी भी पढ़ाई थी तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में, लेंस कॉम्बिनेशन में ऐसा कई जगह हुआ था कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बना, लेकिन दूसरी सरफेस ने आई डैश पर बनने जा रहे प्रतिबिंब को आई पर बनाया। इसका मतलब दूसरे सरफेस ने आई डैश को कहां बनाया? आई पर। तो दूसरी सरफेस के लिए आई डैश वस्तु का काम करेगी, यह चीज याद कर लीजिए। दूसरी सरफेस के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो आई डैश वस्तु का काम करेगी, आई प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये चीज आप समझ गए तो मुझे u की वैल्यू बताइए कितनी लेनी चाहिए। ये है बेटा दूसरी सरफेस, और दूसरे पृष्ठ से u का मतलब क्या है? वस्तु की दूरी। इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है? आई डैश। तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? राइट साइड में है, इसलिए आज ये डिस्टेंस कैसे लेनी पड़ेगी आपको? प्लस। तो वस्तु की दूरी वैसे अधिकतर माइनस लेते हैं, पर आज इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको कैसे लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। फिर तो ना समझ में आ रहा है आपको? आया सभी को? कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। फिर से देख लीजिए, दूसरे सरफेस के लिए आई डैश वस्तु का काम करेगी। ओह आई एम सॉरी, अगर आई डैश वस्तु का काम करेगी तो दूसरी सरफेस के अगर हम वस्तु की दूरी पूछेंगे तो आप यहां से यहां तक की दूरी बताइए, और ये डिस्टेंस तो बबू आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कितनी है? 20 है। अब ये डिस्टेंस इसके बाईं ओर है कि दाईं ओर है? दाईं ओर है। तो वस्तु वैसे जब बाईं ओर होती है तो माइनस लेते हैं, आज दाईं ओर है तो प्लस लीजिए। तो प्लस 20 सेंटीमीटर हमने इसको नोट कर लिया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? दूसरा म्यू ले लीजिए। म्यू में भी आप थोड़ा सा सोचिए और बताइए, इस सरफेस पर जब अपवर्तन हुआ है तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई है तो विरल से सघन में आई है। इस बार सघन से विरल में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो यहां किरण को मोड़ेगा कौन?
कांच मोड़ेगा कि वायु मोड़ेगा? वायु मोड़ेगा। तो अपवर्तनांक किसका? वायु का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो इस बार म्यू की जगह म्यू एजी लेना चाहिए हमको। ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इनमें आपसे गलतियां हुई तो फिर आंसर नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई? सॉरी। किस बेसिस पर हमने इसको लिया कि सेकंड सरफेस पे जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में जा रही है, तो किरण को मोड़ने का काम किसका है? वायु का। इसलिए अपवर्तनांक किसका होना चाहिए? वायु का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इस बार लेना है उस सरफेस के कैलकुलेशन के लिए। इसलिए म्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी? म्यू ए जी को निकाला जा सकता है 1/μ अब 1/μ कितना है? 1.5। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा दो, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो म्यू की जगह वैल्यू क्या यूज करेंगे आप? 2/3 यूज करेंगे। इसके बाद रेडियस के बारे में बात करिए। रेडियस, दूसरी सरफेस की बात हो रही है। ये दूसरी सरफेस, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है बताइए? वक्रता त्रिज्या इसकी तो 20 है ना। अब इसकी वक्रता त्रिज्या, इसका कर्वेचर ऐसा है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी बाईं ओर नापेंगे कि दाईं ओर नापेंगे? बाईं ओर। वक्रता त्रिज्या बाईं ओर नापेंगे, इसलिए कैसा लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा, -20 सेंटीमीटर। म्यू यू आर, अब क्या बचा? v। तो v हमको निकालना है, v हमको पता लगाना है। दूसरे पृष्ठ से ये प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, ये डिस्टेंस है v, और यही हमको पता लगाना है। देखिए 4 अननोन राशियां इसमें है, म्यू यू आर v। 4 में से 3 हमको पता है, u म्यू और r, तो हम चौथी निकाल सकते हैं। फिर से फॉर्मूला यही लगा दीजिए। अब ये मुझे बताओ, इतनी जगह पर जो मैंने बातें आपसे की हैं, क्या इनमें तो किसी को डाउट नहीं है? समझ आ रहा है ना? तो समझो फिर आ गया आंसर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या? μ/v - 1/u इज इक्वल टू म्यू -1/r। म्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? 2/3। 2/3। ये 2/3, और v की जगह पर v बना रहने दीजिए क्योंकि इसको मालूम करना है। u की जगह पर लिखेंगे 20, म्यू की जगह पर 2/3 - 1/r की जगह पर -20। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये 2/3v -1/20, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो देखो 3 एलसीएम लेंगे, 2 - 3/3, 2 - 3 -1/3, तो -1/3, और ये माइनस का 20 यहां पर है ही, देख रहे हैं ना आप? 2/3 में 1 माइनस करेंगे तो -1/3 बचेगा, और ये -20 पहले से ही अपॉन में था इसके, तो वो बना रहेगा। अब 2/3 v -1/20, या इसको उधर भेज दीजिए, तो ये जो -1/20 है ना, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? +1/20 हो जाएगा। और उसके बाद ये तो उधर गया तो +1/20, और ये लोग भी गुणा करके +1/60 कर लेंगे। 20 तिया 60, माइनस माइनस प्लस, और 20 तिया 60। दिस इज 2/3v 60, एलसीएम हो गया 20 तिया 60, 3 एकम 3, +1, 2/3v बराबर 4/60। 2 से इसको काटिए 2 बार में, 3 से इसको काटिए 20 बार में, फिर 2 एकम 2, 10 दूना 20। यहां बचा 1/v बराबर 1/10। इस तरह से v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। ये 1/10 1/v का मान है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे? क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए। वो जल्दी में रहते हैं एग्जामिनेशन में, और उनको लगता है कि बस v का मान आ गया 1/10, लिख के चले जाते हैं।
सब कुछ सही किया, लास्ट में गलती कर दिया तो थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे आपके, इसलिए बहुत ध्यान रखें। तो v बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आया। प्लस में आना किस बात का संकेत है कि जो इमेज बनेगी वो जो सरफेस हमने ली है अभी अभी उसके राइट साइड पे बनेगी। ये वाली सरफेस ली है, इसके राइट साइड पे कितनी दूरी पर बनेगी जाकर 10 सेंटीमीटर पर। तो दूसरे पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूर जाकर के किरणें केंद्रित होंगी। सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोले के दूसरी ओर या कहां पर केंद्रित होंगी, तो आंसर है गोले के दूसरी ओर, गोले के दूसरे पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूर पर केंद्रित होंगी। यह हमारा आंसर बन गया। देखिए अंतिम प्रतिबिंब आई गोले के द्वितीय पृष्ठ के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हो गया। अब आप बताएं समझ आया कि नहीं आया आपको? कोई प्रॉब्लम आई इस पे? अभी नहीं आई। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप समझ रहे हैं ना? तब आपको ज्यादा क्लियर होगा और बड़ी बुद्धिमत्ता से इसको आपको सॉल्व करना है, बड़ी बुद्धिमानी के साथ यूज करना है। क्योंकि मैंने बोला ना इन सब जगहों पर, अब आप देखिए, आपसे आप थोड़ा सा सोचिए, कहीं पर भी थोड़ी सी भी आपसे इतनी सी भी गलती हो जाती ना तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता क्वेश्चन आपका, है ना? इसलिए बड़ी सोच समझ के और जो बातें मैंने बताई है उनको बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला सरफेस लिया है, एक एक चीज हमने आपको बताई कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, अपवर्तनांक कौन सा लेना है। ये बहुत याद रखिए कि अगर वायु से कांच में जा रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लीजिए, और अगर कांच से वायु में जा रही है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लीजिए। सूत्र वही लगाते रहिए आप, ठीक है ना? ऐसे और भी न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, उनको भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन अब अगली क्लास में लगाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया है, ठीक है ना? और अब अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो थोड़ी बहुत कोशिश तो आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप कर सकते हो। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पर करेंगे। लेकिन फिर से आज चलते हुए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, पर थ्योरी पर भी आप ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं ना? जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसमें पूरे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, पूरी थ्योरी भी नहीं आएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। थ्योरी आप पूरी पढ़ाई जा चुकी है आपको एक एक करके, न्यूमेरिकल्स भी अब एक एक करके आपको लगवाए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ अपना ध्यान आकर्षित करके रखें आप, वहां से आपका मन हटना नहीं चाहिए और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ ये सारे काम आप कर सकते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है। अगर मुझे भरोसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते हो तो मैं आपसे क्यों बोलता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं, इसलिए आप करिए। और देखिएगा आपको कुछ डर रही है नहीं, बिल्कुल भी, बड़ा इजी एग्जामिनेशन होता है अगर आपने सब कुछ तैयार किया है तो। मैंने बोला ना, एक शब्द मैंने आज बोला कि बुद्धिमानी के साथ आप काम करिए। आप जानते हैं एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए ये जो दुनिया है ना, ये जो हमारी लाइफ है, ये एक प्रकार का खेल है। बस यूं समझ लीजिए कि इस लाइफ ने हम लोगों को कठपुतलियों के रूप में रखा हुआ है और वो हमसे बस खेलती रहती है किस तरीके से, उसके हम लोग मोहरे बस हैं। पर सिखाना मैं ये आपको चाहता हूं कि अगर इस लाइफ का हर दांव जीतना है आपको, अगर इस लाइफ का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन ताकत से आप जिंदगी जीत नहीं सकते। तो लाइफ का अगर हर दांव जीतना है आपको ना, तो बल से ज्यादा, ताकत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि बल, ताकत आपको लड़ना सिखाती है, लड़ना सिखाती है, लेकिन बुद्धि आपको जीतना सिखाती है, याद रखिए। और आप क्या चाहते हैं? आप जिंदगी में लड़ते रहना चाहते हैं या आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं? इनफैक्ट सबकी यही कहानी है कि हम जीतना चाहते हैं। तो मैंने बताया ना कि लाइफ का, जिंदगी का हर दांव अगर आपको जीतना है ना, तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि आपको जीतना सिखाती है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप जिंदगी भर लड़ते रहना चाहते हैं या जिंदगी में जीतना चाहते हैं आप। तो अगर जीतना चाहते हैं तो अपने माइंड का इस्तेमाल करिए, आपके पास है, आप कर सकते हैं, ईश्वर ने सबको बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आज इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।